हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम मार्च 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। उसमें भी हम पॉलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का देखेंगे तो पॉलिटी में एक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं, उसको एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, अगर उसमें टॉपिक्स देखें तो एक तो हम देखेंगे राज्यसभा में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? हमारे संविधान जब स्टार्ट हुआ था तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, देन लीगल राइट हुआ, और अभी मानव अधिकार भी बेसिकली रूप में इसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, तो उसको हम थोड़ा सा दिखेंगे। और उसके बाद दल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन रोधी कानून, इसको हमने शायद जनवरी वाले में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। राइट। ये शुरू के तीन जो आर्टिकल्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर का चुनाव सुधार और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1.5 जो है आपका नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, तो ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का हम देखेंगे कि भारत की क्या रैंक रही, भारत कितने स्थान नीचे गया, और हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल है, थोड़ा सा ये देखेंगे, और रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने एक ओवरव्यू के रूप में देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जजेस इन राज्यसभा, ठीक है। तो देखो, चर्चा में क्या था, फरवरी के आसपास क्या हुआ था, रंजन गोगोई जो आपका सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो उनका टर्म खत्म हुआ, उसके बाद इनको राज्यसभा से नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट कैसे किया गया? आपको पता है कि जो हमारी राज्यसभा की सीटें होती है 250, ठीक है। उसमें से 12 जो होता है नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन कौन से सेक्टर से नॉमिनेट किए जाते हैं यहाँ पे देखिए है ये। या तो वो साहित्य से होंगे, विज्ञान या कला या समाज सेवा, ठीक है। इनमें से किसी चार आधार पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 80 एक ए के तहत, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है दोस्तों कि वो इन क्षेत्रों से, ठीक है, इन चार क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को क्या करेगा, राज्यसभा का मेंबर नियुक्त करेगा। देखो, हमारे संसद में दो सदन होते हैं, एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा जो हम खुद चूज करते हैं, जैसे आपने 2019 के इलेक्शन में वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, तो उसको हम बोलते हैं लोकसभा का इलेक्शन। उसके बाद राज्यसभा होती है, इसको उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। इसके एक तिहाई सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से सब समझने को मिल जाएगा, जितना बेसिक टर्म से मैं आपको अभी समझाते चल रहा हूँ। तो 46 जो थे न्यायाधीश थे, ये भारत के सीजीआई थे बेसिकली। और 6 माह के भीतर इनको दोस्तों बेसिकली क्या कर दिया गया, राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया गया। तो इस पे बड़े मतलब बहुत लोगों ने आलोचना की, बहुत लोगों ने कहा ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, ऐसा इससे पहले भी हो चुका। तो पहले क्या क्या हो चुका, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि पहले क्या क्या हुआ है। देखिए, अगर पहले की हम बात करें तो रंगनाथ मिश्रा थे न्यायमूर्ति। बेसिकली वो भी 6 साल के बाद मतलब अपने पद से हटने के बाद राज्यसभा के मेंबर नियुक्त हुए थे, ठीक है। उसके अलावा बरहुल इस्लाम थे, जो पहले राज्यसभा के मेंबर थे, फिर हाई कोर्ट के मेंबर बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के भी मेंबर बने थे, फिर उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर बने, ठीक है। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे तर्क वितर्क बाद में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ था कि नहीं हुआ था इससे पहले, ठीक है। उसके बाद सदानंद हेगड़े थे, जो पहले मद्रास हाई कोर्ट में दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में सदानंद हेगड़े क्या थे, पहले जज थे, ठीक है। उसके बाद उससे पहले राज्यसभा में भी कार्य किया था इन्होंने। फिर उसके बाद हाई सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हुए हैं, या मतलब पहली बार ऐसा हुआ रंजन गोगोई, नहीं, पहले हो चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों ना हो, इसके पीछे थोड़ा सा तर्क क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है कि जो हमारे ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ही उनका मतलब टेन्योर खत्म होता है तो 2 साल तक ये कहा जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड, बेसिकली हम कई बार बोल देते हैं। और कुछ मामलों में तो वो कहीं भी इलेक्ट हो ही नहीं सकते, प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं और नहीं जा सकते हैं। क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रुप ए का अधिकारी होता है, 2 साल पूरा होने के बाद उसके ना मतलब सरकार कूलिंग पैड, मतलब किसी भी आप रोजगार में नहीं जाएंगे 2 साल तक, 2 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? मान लेते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। आपकी सरकार से साठगांठ हो गई, सरकार से आपने सरकार ने कह दिया कि आप जो जो हम कहेंगे वो ऐसा ऐसा फैसला दीजिए, कल को हम आपको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। तो इस लालच में क्या होता है कि आपके न्याय नहीं कर पाएंगे ना जिस पद पे हैं आप, बेसिकली एक तरह से घूस लेने वाली बात जो कहते हैं, तो एक जस्टिस टाइप में नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यूपीएससी के आप चेयरपर्सन है तो उसके बाद अगर आप रिटायर होते हैं दोस्तों तो आपको कहीं रिक्रूट नहीं किया जाता है। इवन सीएजी, ठीक है, कैग जिसको बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रिटायर होते हैं दोस्तों, उसको उनकी कहीं नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। इसलिए
कि अगर ऐसा हम मतलब संवैधानिक पद है प्लस बड़े बड़े ये पैसे पद है, अगर यहाँ पे री इलेक्शन मतलब री इलेक्ट करने की बात अगर हम कहने लगेंगे तो ये लोग करप्शन कर सकते हैं, बहुत बड़ा घोटाला कर सकते हैं, किसी के फेवर में एक तरह से वर्डिक्ट दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे संविधान के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा में था। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड का टाइम होना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो बेसिकली ये पूरी चर्चा चर्चा था इसका बेसिकली। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और है, जो 12 सदस्य, अब इसमें थोड़ा लोग जो फेवर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, कहते हैं देखो रंजन गोगोई अगर ग्रहण शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट भले ही इनको मतलब नॉमिनेट कर रही है, बट जो 12 सदस्य होते हैं दोस्तों किसी पार्टी के नहीं होते हैं। ठीक है, उनको 4 क्षेत्रों से, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि 4 क्षेत्रों से उनको रिक्रूट किया जाता है, राइट। तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं, वो पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, पार्टी के खिलाफ वोटिंग भी कर सकते हैं, तो उनके पास ये राइट होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक फेवर में बात कही जाती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा दोस्तों तो हमारी न्यायपालिका जो एक तरह से एकदम बेसिकली, अगर हम बात करें तो पक्षपात किए बिना, ठीक है, वो अपने निर्णय देती है, तो कहीं ना कहीं पक्षपात होना चालू हो जाएगा, जो कि हमारे संविधान के लिए ठीक नहीं रहेगा, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, संपत्ति जो पहले था फंडामेंटल राइट था। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन सकता है इंटरव्यू में। क्या इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, हमारा मूल अधिकार था, मूल अधिकार से बाद उसको लीगल राइट कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? तो आप कहोगे जी देश का विकास करना था, ऐसे ऐसे। तो क्या संविधान जो बना रहे थे उनके दिमाग में नहीं था कि देश का विकास करेंगे, रोड बनाएंगे तो ये चीजें नहीं होंगी? आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका जवाब क्या देना है आगे डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले समझते हैं कि अभी क्या हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि ये मानवाधिकार भी है, मानव का अधिकार भी है ये। ठीक है, भले ही आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन इस मानवाधिकार है, तो मानव के बिना मर्जी के आप उसकी संपत्ति नहीं छीन सकते। कई बार आप देखोगे गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए क्या करती है, बहुत ही कम मुआवजा देके, ठीक है, आपकी जमीनें ले लेती है, जो कि एक ठीक तरीका नहीं है। जो जमीन का रेट है, सर्कल रेट होता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही दिया जाता है, जनरली ये होता है टेंडेंसी। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि सरकार उससे कम पैसा देके और आपकी जमीन ले लेती है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब वहीं पे आपका जवाब मिल जाएगा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे इसको फंडामेंटल राइट क्यों दिया था। देखो, संविधान निर्माता जो थे ना, वो चाहते थे कि जिनके पास जमीन है वो क्या क्या कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है अपने जमीन पे, खेती कर सकता है, कुछ फैक्ट्रीज खोल सकता है, अपने आजीविका चलाने का साधन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उसकी पुरखों की जमीन हो जिसको सदियों से वो लोग सींचते आए हो, उसके साथ जीते आए हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोची। दूसरा ये भी था कि अगर इसको हम विधिक अधिकार दे देते हैं या लीगल राइट्स बस दे देंगे तो कल को सरकारें, ठीक है, पूरी जमीन हड़प सकती हैं। ये सोच के बेसिकली उन्होंने फंडामेंटल राइट के रूप में डाला था। ठीक है, बट उतनी चीजें आसान हुई नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में इश्यूज होने लगा। तो उसके बाद इसमें चेंजेस करने पड़े। कई संविधान संशोधन होते हैं, आठ का पहला संविधान संशोधन होता है, चौथा होता है, 25वां होता है, 42वां होता है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसको देखेंगे कि क्या क्या उसमें किया गया था। ठीक है, कि आर्टिकल 19 जो था हमारे संविधान में, उसमें क्या था कि फंडामेंटल राइट आपका संपत्ति का अधिकार था 91(f). ठीक है, ये 91(f) था जो जो था इसमें दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था, मतलब कोई छीन नहीं सकता था। 31 में भी संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में था। अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट सॉरी छीनता है तो आप आर्टिकल 32 की तरह रिट दायर करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 226 की तरह आप आ सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास मिल रहे थे वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जब नेहरू जी थे उस समय पे, तो पहला संविधान संशोधन कर दिया उन्होंने। क्या किया, आर्टिकल 31 में ना दोस्तों दो आर्टिकल ऐड किए हैं। कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए थे? ठीक है, वो भी समझेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया था, पहला, चौथा, 17वां, 25वां, 42वां संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन से दोस्तों ने क्या किया था, 31 और 91(f) को पूरी तरह से हटा दिया था और उसकी जगह पे 300 का जोड़ा था, जिसको उन्होंने लीगल राइट बता दिया था। ठीक है, तो आपसे उन्होंने कहा कि आपसे क्या हो जाएगा, आपका जो फंडामेंटल राइट ना हो के आपसे लीगल राइट रहेगा। कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कर दिया गया था। अब पहले क्या होता था, फंडामेंटल राइट है तो 32 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बेसिकली ये हुआ करता था। आप संविधान संशोधन समझते हैं कि क्या हुआ। जब पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसमें क्या किया इन्होंने, दो अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 31 क्या था, फंडामेंटल राइट था वहां पे, तो उन्होंने उसमें 31A जोड़ा और 31B जोड़ा। उसके साथ साथ 9वीं अनुसूची दे दी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी टोटल 12 है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची 9वीं में क्या लिखा गया, 9वीं अनुसूची में ये लिखा गया कि अगर इसमें कोई चीज हम डाल दे रहे हैं तो कोई देख नहीं पाएगा। कोई देख नहीं पाएगा मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाएगी। सिंपल सा मतलब ये था कि पॉइंट नंबर 9, मतलब अनुसूची 9 में अगर कोई चीज हम लिख के डाल देंगे तो वो डब्बे पे हाथ या देख नहीं सकता। कौन?
हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं देख सकता उसको, बेसिकली ये कहा गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी डाला जाता था अभी तो देख सकते हैं, ठीक है, 73 के बाद के सारी चीजें देख सकते हैं, बट शुरू में ये चीजें कही गई थी। तो उस समय पता है कि जो जो नेता नेता थे दोस्तों, मतलब मतलब जितने भी बने थे सब सबने कहीं ना कहीं भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर थे उनकी बात को समझते थे, मानते थे सब सारे नेताओं को, और इंटेलेक्चुअल बेसिकली सारे नेता थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है जैसा आप कहना सब सही है। 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें डाल दी जाती थी सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी बोल नहीं सकता था, बेसिकली ये था। और 31A में क्या किया गया कि आपकी संपदा का अधिग्रहण किया जा सकता है। आप आर्टिकल 14 विधि के समझ क्षमता प्लस 19 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, इसमें ये लिख दिया गया। प्लस 32 में उपबंध किया गया यही कि 9वीं अनुसूची में जो चीजें डाली जाएंगी उसको न्यायिक पुनर्लोकन नहीं हो सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको देख नहीं पाएगी, बेसिकली ये हो गया। ठीक है, कि एक डब्बे के अंदर जो चीज मैंने डाल दी उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई देख नहीं पाएगा। और डब्बा नंबर कौन सा था, 9 था। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी याद रखें जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद 17वां 14वां मतलब थोड़ा सा उसको विस्तृत किया गया कि आर्टिकल मतलब परिभाषाएं विस्तृत की गई थी। ठीक है, उसके अलावा यही सारी चीजें थी। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें, देखो कुछ लोग कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार के रूप में पुनर्स्थापित करने के पक्ष में तर्क क्या था। अब ये देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको पहले ही वैसे चीजें बता दी है कि नागरिकों को अगर अधिग्रहण होगा तो अगर राज्य कल को बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो आपकी पूरी संपत्ति हड़प सकता है। कल को सुबह उठेगा, अपनी सरकार कहेगी कि आज जितने पूरे इंडिया में जमीनें हैं वो आज से गवर्नमेंट के होते हैं, आपकी सारी जमीनें चली जाएंगी। राइट, तो ये चीजें हमारे जो संविधान निर्माता था उनको समझ में आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको मूल अधिकार के रूप में दिया था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट थे, तो ये याद रखिएगा। और जो लोग कहते हैं कि लीगल राइट होना चाहिए उसके पक्ष में तर्क क्या है, अगर लीगल राइट हो गया, मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बस कानूनी अधिकार है, जब संपत्ति आपके पास कागज है, इससे आपके कानूनी अधिकार के, इससे फायदा क्या हुआ। अब सरकार को रोड बनाने हैं, सड़क बनाने हैं, कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई पार्क बनाना है, कोई डेवलपमेंट करना है, आपके डाटा को पूरा ऑनलाइन एक व्यवस्थित तरीके से करना है, आपकी जमीन कहाँ पे कैसे उसको सब कुछ करना है, तो सरकार के लिए थोड़ा सा आसान हो गया ना, डेवलपमेंट करना, सारी चीजें करना। वरना अगर फंडामेंटल राइट था तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते, फिर वो चीजें हो नहीं पाती। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पर्पज था। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बेसिकली आपको पता है कि ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नवा अभी जोड़ा था ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, अभी 10वां जुड़ेगा। 10वां जुड़ता है कब, 1985 में, 52 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। शुरू में ये रहता है कि दोस्तों कि अगर 100 लोग की सीट है, 100 लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 300 लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 200 एक पार्टी को मिला, 100 एक पार्टी को मिले, सीट मिली। ठीक है, तो 200 वाले तो मेजोरिटी में है, लेकिन 100 में से अगर एक तिहाई मतलब 33 लोग भाग के इसमें आ जाएंगे तब भी इनके मेंबर रहेंगे, मतलब सदस्यता रद्द नहीं होती थी पहले। ठीक है, मतलब बेसिक सिंपल समझाता हूँ, पहले पिछले क्लास में समझाया था। मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं आपने बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन, मतलब बेसिकली लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 500 सीटों में से मान लेते हैं कि बीजेपी को 300 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 200 मिल गई, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मतलब मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, आप 300 वर्सेस 200 कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, निगेटिव वे में नहीं लीजिएगा। बीजेपी को मान लेते 300 वोटें मिल गई, 300 सीटें मिल गई, और कांग्रेस को 200 सीटें मिल गई, या ऐसा कर लेते हैं 250 सीटें देते हैं, थोड़ा आपके लिए बायस चीजें नहीं रहेगा। मान लेते हैं 250 सीटें आपकी बीजेपी को मिली, 250 सीटें कांग्रेस को मिल गई। अब हुआ क्या कि कांग्रेस के अगर 50 लोग, ठीक है, बीजेपी में आ जाएंगे, या एक लोग भी कोई आएगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बेसिकली ये होता था। तो जब ये संविधान लागू किया गया तो इसमें ये कह दिया गया कि 1/3 ही जाएगा, मतलब मान लेते हैं अगर 200 रहता तो 66 लोग जाएंगे, अगर 100 लोग हैं तो 33 लोग ही जाएंगे, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, 33 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर 32 गया तो सबकी सदस्यता 32 के 32 की रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर 33 जाएंगे या 33 से ऊपर जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, शुरू में ये था। तब भी बड़े आसानी से खरीद फरोख्त कर लिया करते थे लोग, जैसे किसी पार्टी को 10 ही सीट मिली है तो 10 में से उसके 5 मेंबर 6 मेंबर खरीद लिया करते थे लोग। राइट, तो अब इसके बाद क्या लगा कि इन्होंने कहा नहीं, अब जो 33% वाला है ना उसको 66% करते हैं, तो 2/3 कर दिया गया। तो अगर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी को खरीदना चाहते हैं किसी और पार्टी के लोगों को, तो बेसिकली क्या होता है उसको 2/3 ही जाएंगे तभी माना जाएगा, मतलब 100 में से 66 67 लोग जाएंगे, 66 लोग मिनिमम होने चाहिए। अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, अगर 65 लोग भी चले गए या एक लोग भी चले गए तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, आप मेंबर नहीं रहेंगे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, कहीं भी। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या कहा जाता है कि
ये जो एंटी डिफेक्शन का फाइनल डिसीजन होता है, जैसे लोकसभा है तो स्पीकर का होता है, ठीक है, राज्यसभा है तो स्पीकर या उसमें भी स्पीकर का ही होता है, प्लस अब विधानसभा में जाएंगे तो वहां भी स्पीकर का ही रोल होता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि इसकी सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बेसिकली इस बात पे विरोध किया जाता है कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे किसी सदस्य रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करे। बेसिकली इसलिए ये चर्चा में था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको एक बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक वाद भी है कि हो तो होलो वाद 1992 का है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, राइट। इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर भाई बहुत सारी चीजें कही जा रही है। इलेक्शन रिफॉर्म क्यों जरूरी है? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी एज 17 साल हो जाती है, जैसे ही 17 साल पूरा होता है आप आपने इपिक मतलब सॉरी बेसिकली बात करें तो जो मतदाता कार्ड होता है ना, उस कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 18 साल पूरे होंगे आपके, और वो कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और आपके घर पे भी आ जाएगा। अब जनरली क्या होता है, लोग 21 साल 22 साल के हो जाते हैं, उनका निर्वाचन में नाम ही नहीं आता, यानी उनका कार्ड ही नहीं बना है, ठीक है। तो कई बार ये सारी चीजें हो जाती है, तो इन चीजों से बचने के लिए ये सारी चीजें ना हो बेसिकली, ठीक है। और जो फ्रॉडरी के केसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि आधार को निर्वाचन कार्ड से लिंक कर देंगे, तो जो जो फर्जी वोट है वो भी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, हट जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैंने बता दिया। अब ओपन नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम, तो बेसिकली क्या है कि देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट डिजिटली बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टेक 1.0 2.0 3.0 बेसिकली चला रही है। तो जैसे अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है कि पहले यूपीआई नहीं था, पेटीएम नहीं था, ठीक है, भीम नहीं था, यूपीआई नहीं था। पहले आपको पेमेंट करना तो थोड़ा कठिन हुआ करता था, ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। अब तो आप पैसे किसी को भेजने हो, आप सेकंड्स में गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई कुछ भी करके तुरंत भेज देते हैं, राइट। तो किसकी वजह से हुआ है? गवर्नमेंट ने बेसिकली जो इस पे कैंपेन चला रखी है, उसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी हुई, प्लस नोटबंदी के बाद से और चीज़ें थोड़ी सी बूस्ट हो गई, राइट। तो ये प्रोग्राम बेसिकली याद रखिएगा दोस्तों, बेसिकली क्या है कि इकोसिस्टम कन्वर्ट करना है डिजिटली सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? SDSN, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है, 8वां संस्करण जारी हुआ था, ठीक है। भारत की रैंक 144वीं आई, ठीक है। 156 देशों में 44 में, फिनलैंड नंबर 1 पे था, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, 140 पहले थी और इस बार हमारी आई, ठीक है, आपकी 144वां। तो भारत के पड़ोसी देशों के देख ले तो नेपाल हमसे ऊपर था, पाकिस्तान हमसे ऊपर था, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, ठीक है, और श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। तो उनके अगर कंपेयर करें तो हमारा रैंक सबसे खराब है अपने पड़ोसी देशों में। तो ये कही जाती है कि देखो हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जीवन प्रत्याशा देखी जाती है इसमें, सामाजिक समरसता कितनी है, आय कैसी है, आपको फ्रीडम कितनी मिल रही है, विश्वास कितना है, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें देखी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आप आज के टाइम पर देख लो आप, मतलब कोरोना काल में भी लोग इलेक्शन जरूरी समझते हैं। इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन हुआ, राइट, तमिलनाडु, गोवा, पुदुचेरी, मतलब सॉरी गोवा नहीं, पुदुचेरी, केरला, ये सारे इलेक्शंस हुए हैं। बट मेरे हिसाब से जरूरी नहीं था, ठीक है। अगर ये लेट भी थोड़ा करा लेते तो बहुत चीज़ें नहीं। यूपी का पंचायत के इलेक्शन चले तो कहीं ना कहीं कोरोना को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स दोस्तों थोड़ा सा इम्प्रूव, मतलब बेसिकली मदद किया है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट वो ठीक है, हमारे वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों मार्च का खत्म होता है करंट अफेयर आपका पॉलिटी का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका अप्रैल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।